जय हिंद साथियों। आज की जो आपकी क्लास होने वाली है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको निर्वाचन का बना के दे दिया है। आपको हम बता दें भाग 8 से लेके भाग 20 तक लगभग सारे वीडियो हो गए हैं, 2-3 और बचा है। ये पूरा होने के बाद आप भाग 8 से लेकर के भाग 20 तक संविधान में जितने भी सवाल आपके एग्जाम में आते हैं पूरा एक बार देखने के बाद और नोट्स बना लेने के बाद उसके बाद आपको कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या करे। तो आप देख रहे हैं कुछ पॉइंट हमने लिख दिया है। भारतीय संविधान भाग 14 में किस चीज़ की बात की गई है, तो आप देख रहे हैं यहाँ संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। देखिए हमने आपको पूरा भाग रटा दिया है, बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। जो लोग ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं वो तो एकदम रट डाले हैं, जो लाइव हैं देख रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप भी 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। ठीक, हमने बहुत अच्छे तरीके से, जैसे 11 में संघ राज्य, 12 में वित्त संपत्ति विवाद हुआ, 13 में व्यापार, 14 में संघ लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग, 15 में निर्वाचन, 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, 17 में राजभाषा, 18 में आपात उपबंध, 19 में प्रकीर्णन, 20 में संशोधन, ऐसे करके आपको सारे भाग आर्टिकल सहित हमने रटवा दिए हैं। तो आपका जो भाग 14 है उसमें संघ और राज्य लोक सेवा आयोग की बात की गई है। मतलब संघ का और राज्य का ये जो लोक सेवा आयोग परीक्षाएं जो आयोजित करवाती हैं, इनका क्या क्या कैसे कैसे सिस्टम है, किस तरीके से शुरुआत हुई है। इनका आर्टिकल का जो है वो 308 से लेकर 323 तक, इसका मतलब 308 से लेकर 323 तक जो भी बात कही गई होगी वो कहीं ना कहीं संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा आर्टिकल नहीं पढ़ने हैं, इसके जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम बहुत बेसिक तरीके से आपको बता दें। देखिए पहली बार ये प्रतियोगी परीक्षा का जो शुरुआत किया गया था वो भारत शासन अधिनियम 1853 के तहत, मतलब 1853 चार्टर एक्ट जो आया था वो कंपनी का अंतिम चार्टर था। उसी एक्ट के तहत जो है भारतीयों को भी परीक्षा में बैठने का मौका मिल गया। लेकिन ये परीक्षाएं जो होती थी ये कहाँ होती थी? ब्रिटेन में, क्योंकि अंग्रेजों को ये नहीं पता था कि ब्रिटेन में अगर ये परीक्षा कराएंगे तो भारत वाले जाएंगे नहीं। इनको ये पता नहीं था कि हमारे भारतीय जो है एक समंदर नहीं 7 समंदर पार करके पीछे चले जाते हैं, तो इनको इनकी बात है। उसके बाद मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में शिक्षा के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, भारतीयों के लिए एक समिति गठित की गई और उसमें प्रतियोगी परीक्षा कराने का मौका 1855 में पहली बार लंदन में हुआ। मतलब कि जो इनकी समिति लॉर्ड मैकाले साहब की गठित की गई थी उसके आधार पर जो पहली बार भारतीयों के लिए परीक्षा की गई वो कौन सी थी? 1855 में। और उसके बाद में हमारे भारत के जो पहले ICS थे उनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। उसके बाद आप देख रहे हैं कि भारत एवं लंदन दोनों में एक साथ परीक्षा कब हुई, मतलब कि उस दिन भारत में भी परीक्षा आयोजित की गई थी और उस दिन लंदन में ही। तो आप देख रहे हैं 1922 में परीक्षा एक साथ आयोजित की गई थी। 1922 की चौरी चौरा कांड था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का बहुत बड़ा घटना घट गई, जिसमें जो है बहुत बड़े आंदोलन कारी जो थे वो उन्होंने जो है आग लगा दी, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन भी चल रहा था उस समय भारत में, उसको भी पीछे कर लिया गया। तो एक बार परीक्षा 22 में उसी समय आयोजित तो हो गई थी। उसके बाद जो है ये जो बात की गई है ली आयोग के सुझाव पर लोक सेवा आयोग के गठन। तो लोक सेवा आयोग के गठन की अगर बात की जाए तो 1926 में, और इसके जो पहले अध्यक्ष हैं वो रोजर वाकर पहले अध्यक्ष हैं। मतलब लोक सेवा आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था रोजर वाकर। यही साहब जो अंग्रेज थे यही इसके पहले अध्यक्ष थे। लिखिए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत पहली बार प्रतियोगी परीक्षा भारतीयों के लिए भारत में कराए जाने का प्रावधान किया गया और ली आयोग गठन इन्हीं के सुझाव पर एक गठन किया गया और 1926 में भारत में गठन हुआ। जब भारत में परीक्षा होने लगी तो अब हमारे भारतीय बहुत तेजी से इसमें आगे बढ़ने लगे। उसके बाद आप देख रहे हैं 3 प्रकार से वर्तमान में हो रही है, केंद्रीय सेवा है, अखिल भारतीय सेवा है और राजकीय सेवा है। अगर हम बात करें केंद्रीय सेवा की, तो केंद्रीय सेवा में अगर देखा जाए तो जो है इसमें नियुक्ति पद से हटाना और इनका वेतन भत्ता। ठीक, देखिए अब जैसे हम इसको एक ऐसे लाइन बना दे रहे हैं ताकि जो है थोड़ा सा आसान हो जाए आपको। ये देखिए ये 3 कॉलम आपका बन गया। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो केंद्रीय सेवा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिनकी नियुक्ति करती है, उसमें कौन कौन आएंगे? आर्मी होगा, बैंक होगा, BSNL होगा, नेवी होगा, जितना भी है हमारा इस प्रकार से, बैंकिंग होगा, पोस्ट ऑफिस होगा, ये सब क्या है? ये सेंट्रल के अंतर्गत आता है, मतलब केंद्र सरकार के अंतर्गत। तो इसमें जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति वो कौन करती है? केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार। और इनको पद से हटाए जाने का जो प्रावधान है
वो भी कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। और इनको जो वेतन दिया जाता है वो भी कौन करती है? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। लेकिन हुई अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस में अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया सर्विस में कौन कौन लोग आते हैं? तो देखिए ऑल इंडिया सर्विस में IAS आते हैं, IPS आते हैं, IFS आते हैं। IFS का मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वन विभाग। तो वन विभाग, IAS और IPS, इन दोनों तीनों को कहाँ रखा गया है? तो अखिल भारतीय सेवा में रखा गया है। अब इनकी बात करें तो अगर इनकी नियुक्ति की बात करें, ध्यान दीजिएगा, इनकी नियुक्ति की बात करें, ये नियुक्ति है, ये पद से हटाया जाना है और ये वेतन भत्ता है। तो अखिल भारतीय सेवा के जो हैं IAS हो गए, IPS हो गए, IFS हो गए, ये जो परीक्षा कंडक्ट कराती है उस संघ लोक सेवा आयोग कराती है, मतलब केंद्र सरकार कराती है, केंद्र सरकार कराती है। लेकिन वही पद से हटाए जाने की बात है तो भी आपका केंद्र सरकार हो जाएगा, केंद्र सरकार। लेकिन इनके वेतन की अगर बात कर रहा है तो देखिए अखिल भारतीय सेवा में जो IPS होते हैं, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले होते हैं, और जो आपके IAS होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DM, तो ये इस लेवल के जितने अधिकारी होते हैं ये जिस राज्य में नौकरी करते हैं उस राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है जो है इनको क्या करना? वेतन देने का काम। तो वेतन देने का काम यहाँ क्या करती है? राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार। अब राज्य सरकार जो है वो केवल और केवल इनको सस्पेंड कर सकती है ना, केवल इनको सस्पेंड कर सकती है, इनको पद से हटाने का अधिकार नहीं है। तो पद से हटाने का अधिकार इनके पास नहीं है। पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? वो केवल और केवल केंद्र सरकार के पास है। ये राज्य सरकार वेतन तो देती है लेकिन केवल और केवल जो है ये सस्पेंड कर सकती है, बाकी हटाने का, पद खाने का अधिकार नहीं है। वहीं अगर हम राजकीय सेवा की बात करें, राजकीय सेवा में जैसे आपका मान लीजिए PCS वगैरह आ गया, जितने भी PCS हैं, दरोगा जी हैं, दरोगा हैं, ठीक है, पुलिस हो गए, डाट आदि, तो ये सब जितने हैं स्टेट की वैकेंसियाँ जितनी होती हैं। अब इनके नियुक्ति और वेतन की बात करें तो देखिए इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होती है, राज्य सरकार द्वारा। तो भैया इनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है और राज्य सरकार ही इनको पद से हटा सकती है। राज्य सरकार ही जो है, राज्य सरकार ही इनको क्या करेगी? पद से हटाएगी। और इनका जो वेतन भत्ता होगा वो भी क्या करती है कि राज्य सरकार ही देती है, राज्य सरकार देती है। तो इस प्रकार से आप देख लिए केंद्रीय सेवा में कौन कौन आएंगे। केंद्रीय सेवा में जितने भी लोग आते हैं उनका केंद्र सरकार मतलब उनको नियुक्ति, पद से हटाना, वेतन भत्ता, ये सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। अखिल भारतीय में जितने IAS, IFS, IPS जितने आते हैं इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करता है, पद से हटाना केंद्र सरकार, लेकिन वेतन देने की अगर बात करेगा तो राज्य सरकार जिस राज्य में नौकरी करते हैं, जिस जिले में। तो राजकीय सेवा में PCS, दरोगा, पुलिस, ये सब स्टेट वाले में आ जाएंगे। तो टोटल इसमें स्टेट करता है, सारा सब कुछ काम इसमें कौन करता है? स्टेट करता है। तो अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि किसके किसके तहत कौन कौन से आर्टिकल की बातें इसमें कही गई हैं। तो आर्टिकल की अगर हम बात करें तो देखिए सारे आर्टिकल आपको नहीं पढ़ने हैं। जैसे इसमें एक आर्टिकल आपका है 308। देखिए 308 में जो बात कही गई है वो निर्वचन की बात की गई है। निर्वचन मतलब व्याख्या की बात की गई है, निर्वचन की बात की गई है। निर्वचन मतलब क्या होता है? व्याख्या। ये सब पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। वहीं आर्टिकल 309 में क्या कहा गया है? 309 में ये कहा गया है कि जैसे मान लीजिए संघ शासित हैं और संघ राज्य मतलब केंद्र प्रदेश केंद्र सरकार है और राज्य सरकार, तो 9 की जो बात करेगा इसमें 9 में ये कहा गया है कि जो केंद्र है, केंद्र, और जो राज्य है, राज्य, तो केंद्र संघ की बात कर रहा है और राज्य संघ की बात कर रहा है। मतलब केंद्र लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इसमें जो है ये सब किसके अंडर में होता है? इनके सदस्यों की नियुक्ति वगैरह तो संघ का जो होता है वो राष्ट्रपति के अंदर में होता है, और आपका जो राज्य होता है वो राज्यपाल के अंतर्गत, राज्यपाल ही इनका सारा सब कुछ करते हैं। चाहे वो केंद्र के जितने भी सदस्य हैं, राज्य के जितने भी सदस्य हैं, किस अनुच्छेद के तहत? 309 के तहत। इसके बाद सीधे हम आपको बताने वाले हैं 312 में किस चीज़ की बात की गई है? अखिल भारतीय सेवा की बात की गई है, यही अखिल भारतीय सेवा। तो 312 में कहा गया है अखिल भारतीय सेवा का सृजन। तो अखिल भारतीय सेवा या नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कौन करेगा? तो राज्यसभा करती है। तो अखिल भारतीय सेवा का जो भी सृजन होगा उसकी जिम्मेदारी किसके पास होती है? राज्य सरकार के पास होती है।
तो यहीं पर हम आपको लिख दे रहे हैं आर्टिकल, बाकी आपको नहीं पढ़ने हैं। 312 312 का मतलब क्या हुआ? अखिल भारतीय सेवा का सृजन, मतलब अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा। इसका जो सृजन है, इसका सृजन कौन करेगा? तो राज्यसभा करती है। इसका जो सृजन होगा, सृजन कौन करेगा? राज्यसभा। ये राज्यसभा की जिम्मेदारी है। किस अनुच्छेद में बात कही गई है? 312 में। बाकी आपको 313 नहीं पढ़ने हैं। तो इसमें आप कौन कौन से आर्टिकल पढ़ने हैं, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, इनका कार्यकाल कैसे होता है, ये सारी चीज़ जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। आर्टिकल 315। अब देखिए 315 में किस चीज़ की बात की गई है? 315 में ये कहा गया है कि जो भी हमारे भारत में है, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग है और चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग, तो संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा, तो जैसे 315 में किस चीज़ की बात की गई है? संघ एवं राज्य लोक सेवा, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। देखिए संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग, तो संघ मतलब सेंट्रल और राज्य मतलब स्टेट। ठीक, देखिए ये जो संघ है, ये जो राज्य है, इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? अरे भाई इसके अंतर्गत केंद्रीय आएगा। केंद्रीय का मतलब क्या हुआ? यूपीएससी। और इसके अंतर्गत स्टेट आएंगे सारे, यूपी, पीएससी, बिहार पीएससी, झारखंड पीएससी, ठीक, यूके पीएससी, यूके मतलब जितने भी स्टेट वाले हैं, जितने भी राज्य, मतलब जो जिसको आप पीसीएस बोलते हैं, और यहाँ आप कह सकते हैं आईएएस, ठीक, मतलब संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 315 में। तो अब अगर बात की जाए कि इनके अध्यक्ष और इनके अध्यक्ष की नियुक्ति और इनका कार्यकाल क्या होता है, तो देखिए अगर इनके नियुक्ति की बात की जाए, संघ के इनके नियुक्ति, तो जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं, इनकी जो नियुक्ति होती है वो किसकी सलाह पर होती है? पीएम की सलाह पर। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो देखिए पीएम की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति द्वारा। अब देखिए उसके बाद इनके इनका कार्यकाल पहले देख लिया जाए। इनका कार्यकाल, देखिए इनका जो कार्यकाल होता है, किसका कार्यकाल? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले आ जाए। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। अब देखिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है 6 वर्ष। देखिए 6 वर्ष का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई अध्यक्ष बनाया गया और वो 50 साल का है, जिस दिन वो अध्यक्ष बना उस दिन उसकी उम्र 50 साल थी, तो अब उसमें क्या हुआ कि जब वो 56 वर्ष का होगा तब वो रिटायर हो जाएगा, उसका काम खत्म हो जाएगा। यदि वो 60 वर्ष का था, मान लीजिए वो 60 वर्ष का था, तो अब वो 65 वर्ष आ गया। अब उसमें अभी उसका 1 वर्ष अगर देखा जाए इस आधार पे तो 1 वर्ष बचा है, तो वो नहीं माना जाएगा। 65 वर्ष पहले आ गया, भैया तुम भागो, अब दूसरे क्यों आए। 50 वर्ष कोई है तो वो 6 वर्ष कार्यकाल हो गया, वो 65 नहीं इंतजार होगा, अर्थात इन दोनों में जो पहले आ जाए। लेकिन इनकी बात की जाए अगर राज्य लोक सेवा आयोग के, तो इनकी जो नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। और अब इनके कार्यकाल की अगर बात की जाए, कार्यकाल यहाँ 6 वर्ष है, यहाँ भी 6 वर्ष है, इसमें कोई संशोधन नहीं है। बस फर्क इतना है कि ये 65 वर्ष है और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 62 वर्ष, 62, ये 62 वर्ष है। इसमें क्या हुआ था? एक संशोधन लाया गया था। पहले ये 60 ही वर्ष था, लेकिन एक संशोधन लाया गया था। कौन सा संशोधन? 41वां संशोधन, 41वां संशोधन 1976। इसमें क्या किया गया था? 60 वर्ष से
बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। 62 वर्ष कर दिया गया। चलिए, तो इनकी राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन अब राज्यपाल स्वयं थोड़ी नहीं करेगा अकेले, तो ये किसके सलाह पर? सीएम की सलाह पर, सीएम की सलाह पर। ठीक, अब इसकी नियुक्ति हो गई, इनका कार्यकाल हो गया, इनकी नियुक्ति, इनका कार्यकाल, इनकी नियुक्ति, इनका कार्यकाल। अब इसमें क्या आता है? अब इसमें यह देखा जाएगा कि इनको वेतन कहाँ से मिलेगा। तो वेतन जो है राज्य लोक सेवा आयोग का राज्य संचित निधि से और केंद्र की संचित निधि से। तो इन लोगों का जो वेतन होगा, वेतन वो भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से। इनका जो वेतन होगा, इनका भैया राज्य की संचित निधि से, इनका वेतन राज्य की संचित निधि से, इनका वेतन राज्य की संचित निधि से, इनका वेतन भारत की संचित निधि से और इनका वेतन राज्य की संचित निधि से किया जाएगा। अब उसके बाद जो है, अगर इनके पद हटाए जाने की बात है, मान लीजिए इनको पद से हटाना, देखिए नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति, पीएम की सलाह पर, लेकिन हटाने के पास इनके पास पावर नहीं है, यह राज्यपाल कर रहा है। ये देखिए सीएम की सलाह पर, इनको भी हटाने का पावर नहीं है। तब क्या होगा? इनको हटाने का जो मामला होगा वो अगर केंद्र की है, अगर केंद्र का है तो सुप्रीम कोर्ट में कदाचार का मुकदमा के द्वारा, और इनकी अगर बात करें, इनकी तो उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में कदाचार का मुकदमा चलेगा। तो इनका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चलेगा और इनका जो है वो कहाँ चलेगा? हाई कोर्ट में। संघ लोक सेवा आयोग का सुप्रीम कोर्ट में कदाचार का मुकदमा, राज्य लोक सेवा आयोग का उस राज्य का जो स्टेट का जो भी न्यायालय उसके अंतर्गत आएगा, उसके अंदर सारा सब कुछ इसमें किया जाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब इसमें जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है हम आपको बता देते हैं, कैसे कैसे इनका गठन हुआ, किस तरीके से हुआ, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिए, कौन कौन से अंतर्गत किसके अंतर्गत क्या आता है। बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको देने का प्रयास करें। यही वीडियो आप किसी दूसरी चैनल पर देखेंगे तो आप 100% देख लीजिएगा, इसमें समय देख लीजिएगा और मैटर देख लीजिएगा, और अगले का समय और मैटर देख लीजिएगा, आपका सब कुछ दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। देखिए 316 में सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल करते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? संघ का 6 वर्ष 65 वर्ष, 6 या 65 वर्ष, राज्य का 6 वर्ष या 62 वर्ष। पद से हटाया जाना, तो पद से हटाया जाना केवल कदाचार का मुकदमा, कदाचार के आधार पर ही होता है ना? कदाचार के आधार पर जो है संघ वाला जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट में होगा और जो राज्य वाला होगा वो हाई कोर्ट में होगा। कदाचार का मुकदमा चलेगा, अगर उसमें गलत पाए जाते हैं तो पद से हटा दिया जाएगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल केवल सस्पेंड कर सकते हैं, उनके पद को नहीं खा सकते हैं, इनके बस की बात नहीं है, इसके लिए मामला वहां जाएगा। 319 में क्या कहा गया है? रिटायर होने के बाद ये सरकारी विभाग में काम नहीं कर सकते हैं। आप बताओ कि जो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य होता है वो किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लेता है, परीक्षा कराता है, और जब परीक्षार्थी उसके सामने इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो जी सर, यस सर, हाँ सर करता है, वही उसकी नियुक्ति करके भेज रहा है। तो आप बताओ जब वह रिटायर हो जाएगा तो क्या उसके नीचे या उसके समतुल्य काम कर सकता है? मान लीजिए डीएम के बराबर, डीएम
जब नहीं बना होता है, ये जा कर के इसके सामने, अध्यक्ष के सामने जो है इंटरव्यू देता है, साक्षात्कार देता है। आप बताइए कि क्या वो अध्यक्ष जो है उस जो डीएम के साथ कोई कार्य कर सकता है? अगर डीएम के बराबर में कोई कार्य करेगा तो डीएम साहब कहेगा का अध्यक्ष साहब खूब इंटरव्यू मान लिया रहा, तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन पूछते रहे, आप पता चले। या उसके डीएम के नीचे किसी भी सरकारी विभाग में आएगा मामला तो जिले का मालिक डीएम होता, फिर भी वो उसके अंडर में आ जाएगा, तो फिर एक तरह से वहाँ भी मामला गड़बड़ होगा। वहाँ हमारे भारतीय लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की तौहीनी होगी। इसी आधार पर ये व्यवस्था बना दी। हाँ, लेकिन प्राइवेट कंपनियों में ये लोग काम कर सकते हैं, जो बहुत बड़ी टाटा बिरला, अंबानी, फलाने की जो कंपनियां हैं, वहाँ पर 2-4 घंटे के लिए, घंटे के लिए, मैनेजमेंट के लिए, शेड्यूल चेक करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए वहाँ पर ये कार्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भारत सरकार के किसी अधीन सेवा पर ये काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, रिटायर होने के बाद। और 320 में इनके कार्यों की बात की गई है। तो इनके कार्य कौन है? का इनका फरुआ लेके, कुदाल लेके गन्ना थोड़ा गोड़क है। अरे इनके कार्य है भर्ती परीक्षा करावें, परीक्षा नई विज्ञप्ति निकालें, इंटरव्यू करावें, चयन करावें, सबके नियुक्ति पत्र दिए, यही सब इनका कार्य होता है। कार्य में विस्तार भी यही सब चीजें हैं। 322 में आयोग का खर्च, आयोग का जो खर्च होता है, कापी, पेंसिल, रबड़, है ना, जो भी वहाँ स्टेशनरियाँ लगती हैं, जो बिजली, पानी, पंखा सब लगता है, उसका जो खर्च होता है वो संघ भारत, मतलब संघ लोक सेवा आयोग का खर्चा भारत की संचित निधि से आता है, और राज्य लोक सेवा आयोग का राज्य की संचित निधि से। देखिए, जो राज्य की संचित निधि होती है और संघ की जो संचित निधि होती है, इसमें सभी टैक्स के पैसा, फीस का पैसा, या राज्य या संघ में जो प्रॉफिट हो रहा है, जो लाभ आ रहा है, ये सारा पैसा इकट्ठा होता है, फिर वहाँ से जो है कन्वर्ट होता है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे। पैटर्न या सिलेबस में अगर बदलाव करना है, जैसे मान लीजिए पहले जीएस था, फिर सीसेट लागू हो गया, फिर पीसीएस में भी आपके यहाँ यूपी और भी कई राज्यों में सीसेट लागू हो गया। उसके बाद में केवल पहले 2 सब्जेक्ट होता था, अब 1 सब्जेक्ट हो गया। यहाँ भी यूपीएससी के पैटर्न पर यूपी पीसीएस का भी हो चुका है। तो इसमें सब में जो पैटर्न का फेरबदल होगा, उसमें देखिए जो संघ है वो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन अपना सौंपेंगे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन सौंपेंगे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, और जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं वो किसको सौंपेंगे? वो राज्यपाल को सौंपेंगे। वहीं आप देख रहे हैं इनके वेतन में कोई कटौती नहीं, कौनो आपातकाल आई है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको जितना भी जो भी वेतन भत्ता मिलता है ये सारा सब कुछ। अच्छा, इनकी योग्यता क्या होती है इन अध्यक्षों या सदस्यों की? इनकी योग्यता कम से कम 10 वर्ष का इनके पास ठीक ठाक अनुभव होना चाहिए, किसी अच्छे पद पर ये काम किए हों। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है कि क्या नियुक्त कर दिया जाता है? संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य। तो आप देख लिए भाग 14 में हम लोग क्या पढ़ लिए? संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग 308 से लेकर 323 तक, किसमें कौन सा आर्टिकल है, क्या क्या गठन हुआ है, किस तरीके से, बहुत ही कम समय में हमने आपको ये वीडियो उपलब्ध करा दिया है। इसी प्रकार से जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक भाग को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको जो है इसमें मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।